परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दोनों ही राज्यों को सौंपी है। कैसे ये विकास परियोजनाएं न सिर्फ दोनों राज्य ही बल्कि देश की आर्थिक तरक्की में एक बड़ा रोल अदा करती नजर आएंगे, इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को स्थायी विकास के महत्व को समझने की दी सलाह। कहा, वोट पाने के लिए नेता आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली योजना चलाकर देश को कर रहे हैं खोखला। पीएम मोदी ने वाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का किया उद्घाटन। एम्स नागपुर भी राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का किया शिलान्यास। पहला चरण राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने फ्रीडम पार्क से खापरी मेट्रो स्टेशन तक की मेट्रो की यात्रा। नागपुर से बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नागपुर एवं अजनी रेलवे स्टेशनों की विकास योजनाओं का भी लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। कहा, आधारभूत संरचना के मामले में सरकारों ने लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को दी तरजीह। जरूरत के बिना परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर पूर्व की सरकारों को लिया आड़े हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम और प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में छूटे पीछे। डेटा बेस्ड एविडेंसेस के डॉक्यूमेंटेशन पर दिया जोर। पीएम ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का किया उद्घाटन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में नई सरकार का हुआ गठन। रिज मैदान में समारोह के दौरान ली मुख्यमंत्री के पद की शपथ। मुकेश अग्निहोत्री होंगे सुक्खू के नायब। कैबिनेट का विस्तार होना अभी बाकी। गारंटी योजनाओं को लागू करने का मुख्यमंत्री ने दिलाया भरोसा। G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत में G20 की बैठकों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला हुआ शुरू। मंगलवार से बेंगलुरु में फाइनेंस ट्रैक की बैठक होगी शुरुआत। G20 के तय एजेंडा पर होने वाले खर्च के लिए पैसा जुटाने पर होगी चर्चा। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में विभिन्न कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और एल मुरुगन उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच क्रिकेट मैच के बने दर्शक। काशी तमिल संगमम में भारतीय भाषाओं का उत्सव भी मनाया गया। फीफा विश्व कप का कारवां पहुंचा अंतिम 4 में। मोरक्को ने पुर्तगाल को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में बनाई जगह। 15 दिसंबर को फ्रांस से होगा सामना। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया की टीम होंगी आमने सामने। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नागपुर यात्रा के दौरान आज 75,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग भी शामिल है, जिसके पहले चरण का प्रधानमंत्री मोदी ने आज उद्घाटन किया तो नागपुर एम्स को भी देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ किया तो अगले चरण की आधारशिला भी रखी है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने आज कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। महाराष्ट्र में क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 दिसंबर का दिन महाराष्ट्र के महाविकास में परियोजना रूपी 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय।
राज्य को नई गति और ऊंचाई देने के एक और प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 वर्ष के तहत 75,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। नागपुर में पीएम मोदी ने कुल 11 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया। 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। इस मौके पर शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने वाला एक और कदम उठाते हुए पीएम ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके निर्माण पर 8,650 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 6,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाले नागपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एम्स नागपुर का भी उद्घाटन किया। पीएम ने जुलाई 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। यह अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने नागपुर और बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। साथ ही सरकारी मेंटेनेंस डिपो अजनी और नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर की आधारशिला रखी। ये एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुरूप अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। पीएम ने सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथिस चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने 2019 में इसकी आधारशिला रखी थी। पीएम ने केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीपेट चंद्रपुर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने शॉर्टकट की राजनीति करने वाले दलों से सावधान रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे दलों की कुनीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री का नागपुर पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उत्साहित जनसमूह ने पारंपरिक ढोल बजाकर पीएम का अभिनंदन किया। लोगों का उत्साह और अपार प्रेम देखकर पीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और पारंपरिक ढोल पर हाथ आजमाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बात चाहे स्वास्थ्य की हो या जल संरक्षण की या फिर अन्य क्षेत्रों की, नए और आत्मनिर्भर भारत में इन मूलभूत सुविधाओं को मानवीय स्वरूप देकर आम लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
महाराष्ट्र की ये परियोजनाएं इसका जीता जागता सबूत है। अभिषेक सिंह, शिशिर सेलार और निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत की है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी और आज खुद पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है। 2,870 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ज्यादा आधुनिक तकनीकों से लैस है, तो वहीं इसके निर्माण में गोवा की परंपरा को भी सहेज कर दिखाया गया है, जिसका फायदा गोवा के पर्यटन उद्योग को सीधे तौर पर मिलता दिखाई पड़ेगा। विकास की उड़ान में देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा को अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला नवंबर 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जन के लिए विकास का सफर आगे बढ़ाते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का भी प्रमाण है। 2014 से पहले सरकारों का जो रवैया था, उस वजह से हवाई यात्रा एक लग्जरी के रूप में स्थापित हो गई थी। एयरपोर्ट्स के विकास के लिए उतना पैसा ही नहीं खर्च किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में एयर ट्रैवल से जुड़े इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बावजूद भी
हम उसमें पीछे रह गए, हम उसे टैप नहीं कर पाए। अब देश विकास की आधुनिक सोच के साथ काम कर रहा है, तो हम इनके नतीजे भी देख रहे हैं। लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये हवाई अड्डा कई वजहों से खास है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े विमानों को संभालने में सक्षम रनवे, विमानों के लिए रात की पार्किंग सुविधा के साथ साथ 14 पार्किंग बे, सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधाएं, अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर हवाई नेविगेशन बुनियादी ढांचा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। स्थायी बुनियादी ढांचे की थीम पर तैयार इस हवाई अड्डे की विशेषताओं में ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, रनवे पर LED लाइटें, वर्षा जल संचय, रिसाइकलिंग सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक सीवेज उपचार संयंत्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नागर विमानन क्षेत्र में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया। सभी प्रयासों की वजह से आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है, वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है। यह हवाई अड्डा पहले चरण में हर साल लगभग 44 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। बाद में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 33 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष तय किया जा सकेगा। मोपा हवाई अड्डा राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्यटन उद्योग की जरूरतों को पूरा करने में बहुत काम आएगा। इसमें प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में सेवा प्रदान करने की भी क्षमता है। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में ये क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। सुविधाओं के साथ साथ निर्माण और साज सज्जा की दृष्टि से मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत खास है। इसमें व्यापक रूप से अजुलेजो स्टाइलों का उपयोग किया गया है, जो गोवा के मूल उत्पाद हैं। इनमें बड़े फूड कोर्ट सहित कई भाग गोवा की संस्कृति को बड़े अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित करती हैं। स्थानीय कला और कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसमें क्यूरेटेड पिस्सू बाजार के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र भी है। वहाँ स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को अपने माल का प्रदर्शन और विपणन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तापस भट्टाचार्य, DD न्यूज, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में भी शामिल हुए। जहां उन्होंने इसके समापन सत्र को संबोधित किया तो देश को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की सौगात भी दी है। गोवा समेत दिल्ली और गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तर के इन संस्थानों की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा तो लोगों से आयुर्वेद से जुड़ने की अपील भी की। गोवा में आयोजित 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने ज्ञान, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुभव से विश्व के कल्याण का संकल्प अमृत काल का बड़ा लक्ष्य है। आयुर्वेद इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। पीएम ने कहा कि भारत इस वर्ष G20 समूह की अध्यक्षता और मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखा गया है, जो आयुर्वेद में कहीं न कहीं समाहित है। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने आयुर्वेद को ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक सिस्टम के रूप में मान्यता दे रखी है। हमें मिलकर इसे और ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाना है। आयुर्वेद को मान्यता दिलवानी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान गोवा में
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का शुभारंभ किया। इन संस्थानों को लगभग 970 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद इलाज से आगे बढ़कर कल्याण की बात करता है और कल्याण को बढ़ावा देता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की तरफ लौट रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद का प्रभावी परिणाम था, लेकिन प्रमाण के मामले में कहीं पीछे छूट रहा था। इसलिए प्रमाण का डेटाबेस एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इस पर लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा और इस दिशा में कुछ कदम उठाए भी जा चुके हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। इसका मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। इसमें इंसानों के साथ साथ जीव जंतु को अलग नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने गोवा में आयोजित आरोग्य एक्सपो 2022 का दौरा भी किया। इसका उद्देश्य पेशेवरों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत की सुविधा के लिए नेटवर्किंग और ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए उद्योग के अग्रदूतों, चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, शिक्षाविदों, छात्रों, दवा निर्माताओं, औषधि पौधा उत्पादकों और विपणन रणनीतिकारों सहित सभी हितधारकों के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। नितिन सिंह, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अमृत काल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। वाराणसी में भव्य काशी तमिल संगमम जारी है। इसके तहत होने वाले आयोजनों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज हुए कार्यक्रमों में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित जानी मानी हस्तियों ने इसमें शिरकत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों की भूमिका विषय पर आयोजित समारोह में शामिल हुए, तो वहीं केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यूपी और तमिलनाडु के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम में विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। लोग बढ़ चढ़कर इन आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को काशी तमिल संगमम में एक समारोह को संबोधित किया। समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों की भूमिका विषय पर आयोजित समारोह में उन्होंने मंदिरों को संस्कृति और इतिहास का संरक्षक बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। People are understanding in the world that there are different nations, different societies, different people, different faith, and each faith has to have its place in the world. But we also have to deal with the competitive advancement of other beliefs and other cultures. It is not enough just to hold our own. We have to promote, we have to present, we have to take our culture to the rest of the world. So everything that you are doing at home, we have to find a way that this message also goes around to the rest of the world. काशी तमिल संगमम के अंतर्गत फ्रेंडली मैच भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर IIT BHU क्रिकेट ग्राउंड पर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच हो रहे क्रिकेट मैच को देखने पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के संग स्वयं मैदान पर उतरकर खेल में हाथ आजमाया। दोनों मंत्रियों ने मैच के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने कहा कि काशी तमिल संगमम युवाओं को आपस में जोड़ने वाला आयोजन है। काशी तमिल का ये जो गठजोड़ है, जो संगम है, ये आज का नहीं, ये सदियों पुराना है, लेकिन इसको जीवित करने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो सदा कहते हैं, पंच प्रण की बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है। पहला, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। हमें एकता एकजुटता के साथ काम करना है। हमें अपनी भागीदारी निभानी है, अपना सबको योगदान देना है और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गुलामी की सोच से बाहर निकलना है। Today I am very happy to hear with our Honorable Minister Sri Anurag Singh Thakur ji. Today is our friendship cricket between the Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Our Prime Minister Sri Narendra Modi ji's initiative, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का अंदर ये प्रोग्राम हम लास्ट महीना नवंबर 16 से इधर शुरू किया। काशी तमिल संगमम में भारतीय भाषाओं का उत्सव भी मनाया गया। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन सहित गणमान्य हस्तियां शरीक हुईं। भारतीय भाषा उत्सव, भारतीय भाषाओं का इंद्रधनुष विषय पर हुए इस कार्यक्रम में देश की भाषाई विविधता की सुंदरता पर बात हुई। इस अवसर पर तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती को याद किया गया और उनके पोते और पोती को सम्मानित भी किया गया। भाषा तो जोड़ने के लिए होती है, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए नहीं होती। और काशी और तमिलनाडु का रिश्ता तो जोड़ने वाला है, वो दूर रखने वाला नहीं। कुछ लोग प्रयास करते हैं कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर दोनों को अलग रखा जाए, लेकिन इस संगम के माध्यम से, काशी तमिल संगम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गहरा रिश्ता करने का काम किया है।
जो 7000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान एवं प्राचीन सभ्यतागत जुड़ाव का जश्न मनाने के लिए आयोजित काशी तमिल संगमम में भारतीय संस्कृति की दो प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर बात हो रही है। इस दौरान इन दोनों के बीच आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को रेखांकित किया जा रहा है। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और काशी तमिल संगमम का सांस्कृतिक कार्यक्रम बीएचयू के एमपीए थिएटर में आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं के बीच में बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और डीडी न्यूज से खास बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से युवाओं को तमिल और काशी से जोड़ने को साकार किया है। काशी तमिल संगमम में खेल का भी आयोजन किया गया है, जिससे युवाओं को शिक्षा के माध्यम से, खेल के माध्यम से जोड़ा जा सके। केंद्रीय खेल और सूचना प्रसारण मंत्री हमारे साथ हैं। आपने चूंकि कल्चरल प्रोग्राम भी देख लिया, जो कि एक मुख्य आयोजन है यहाँ पर काशी तमिल संगमम का। खेल का भी आयोजन आपने किया, पुरस्कृत किया खिलाड़ियों को। पूरे इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत न केवल सोचा, करके दिखाया। तमिलनाडु, काशी दो अलग क्षेत्र हो सकते हैं, अलग भाषाएं बोली जा सकती हैं, अलग संस्कृति हो सकती है, लेकिन हजारों वर्ष पुराना रिश्ता है जो दोनों को शिव नगरी के रूप में जोड़ता भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया है, और इसमें खेलों को जोड़कर तो युवाओं को और जोड़ दिया है। कला, संस्कृति, खेल को देखकर तो युवा और जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की तरफ के ढोल नगाड़े और डांस को देखकर लगता है कुछ तो मिलता है। ये युवा मामलों के मंत्री हैं, और अब जिस तरह बैठ के आप सांस्कृतिक कार्यक्रम युवाओं के बीच देख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? देखिए, आनंद तो अपने युवा साथियों के बीच में देखने का ही है, और युवा उसको एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे आगे बैठ के कभी नहीं पता चलता, पीछे बीच में बैठ के पता चलता है। और आपने देखा ढोल चाहे तमिलनाडु का बज रहा, लेकिन दोनों ने भंगड़ा की पंजाब की बजा दी, महाराष्ट्र का ढोल भी बजा दिया, तो उत्तर प्रदेश के इलाकों में जैसे बजता है वो भी करके दिखा दिया। ये दिखाता है कि हम सॉफ्ट पावर के माध्यम से कैसे एक को दूसरे से जोड़ सकते हैं, जो अपने क्षेत्र को काटकर, क्षेत्र से परे जाकर देश और दुनिया में भारत की ताकत को दिखा सकता है। सॉफ्ट पावर से कैसे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ये कहना है मंत्री जी का। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और बात अब हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में आज नई सरकार का गठन हो गया। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। शिमला के रिज मैदान पर हुए कार्यक्रम में राज्यपाल ने शपथ दिलाई, जिसके बाद नए सीएम ने अपनी प्राथमिकताओं को भी प्रदेश की जनता के सामने रखा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे भी दिखाई पड़े। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 58 वर्षीय सुक्खू हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित समारोह में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुक्खू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ नहीं दिलाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट विस्तार के बाद वायदे के तहत गारंटी योजनाओं को लागू करेगी। पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा, जो पहली कैबिनेट होगी उसमें हम सब प्रकार जो गारंटी योजना है, कौन सी गारंटी योजना पहले लागू करनी, दूसरी कब लागू करनी, उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम गारंटी योजनाओं को लागू करेंगे। ये मैंडेट 5 साल के लिए है, और हमारी सरकार ने 10 योजनाएं दी हैं। 10 की 10 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस पार्टी अक्षरशः लागू करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
26 मार्च 1964 को हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल के सेरी गांव में जन्मे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास संगठन चलाने का एक लंबा अनुभव है। वो वर्ष 2013 से 2019 तक 6 वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इससे पहले वो 10 वर्षों तक प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। छात्र राजनीति में वो NSUI के राज्य अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुक्खू ने पहली बार 2003 में नादौन से विधानसभा चुनाव लड़ा था। नादौन से वो चौथी बार कांग्रेस के विधायक भी चुनकर आए हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत बहुत बधाई। मैं हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता हूं। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाए वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर पर करते हैं चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। मिशन गतिशक्ति को महाराष्ट्र गोवा में मिली रफ्तार, एक तरीके से किस प्रकार से ढांचागत विकास को तेज गति मिल रही, इस पर अपने आप में आज हमने देखा प्रधानमंत्री के दौरे के तहत। और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चरण सिंह जी, जो कि अर्थशास्त्री है, इसके अलावा CEO हैं ICRO के। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए। महत्वपूर्ण चीज यही कि हमने देखा कि आज एयरपोर्ट का उद्घाटन की बात हो या इतना बड़ा एक्सप्रेसवे जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, मेट्रो, या ओवरऑल देखा जाए ढांचागत जो विकास है उसको एक नई रफ्तार मिलती दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि एक स्थायी विकास को एक बहुत बड़ा आधार मिलता दिखाई पड़ रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज का दिवस मेरा ख्याल ऐतिहासिक दिवस है,
नागपुर में जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट्स किया, उन्होंने कहा कि 11 सितारे मैं कर रहा हूं, और अगर उन सितारों में से देखें तो आपने ठीक कहा, एक महामार्ग की बात हुई, फिर एक लोकल एरिया हेल्थ सेंटर, ऑल इंडिया मेडिकल जो उधर खुला नागपुर में, उसकी बात हुई। फिर उसके अलावा भी उन्होंने जो बातें कही, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कही, मेट्रो फेज की कही, नागपुर से बिलासपुर तक जो ट्रेन वंदे मातरम चलाई, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तो बढ़ावा दे रहा है। और फिर रेल इंजन के लिए उन्होंने कहा कि डिपो खुलेगा डेवलपमेंट के लिए, और इटारसी नागपुर की ट्रेन की बात कही। तो ये महाराष्ट्र में बात हुई। जब वो गोवा में गए तो उन्होंने गोवा में मोपा एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया, और उसके बारे में भी बताया कि इससे टूरिज्म बढ़ेगी। तो मैं इस चीज को दो नजरिए से देखता हूँ। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपने भाषण में कहा, और उस पर बहुत जरूरी बात है कि एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे कहना चाहिए, उन्होंने कहा कि स्थायी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ये शॉर्टकट स्ट्रैटेजी में देश नहीं आगे बढ़ता है। तो उन्होंने जो उदाहरण भी दिए, बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि जो जो देश, कोरिया हो या सिंगापुर हो, जिस तरीके ये आगे बढ़े और जिस तरीके इन्होंने अपना नींव पत्थर बहुत मजबूत रखा और उससे आगे बढ़े, ना कि टैक्स पेयर का पैसा इधर उधर बिखेर कर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके मेरी समझ में ये आ रहा है कि जो हम अर्थशास्त्री बहुत वर्षों से कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, इकोनॉमी को बढ़ोतरी भी मिलती है। तो प्रधानमंत्री जी इस टाइम पे जिस चीज पे जोर दे रहे हैं, जिस विषय पे जोर दे रहे हैं, वो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, सॉलिड रिसर्च करके डेवलपमेंट करिए, पैसा ठीक तरह यूज करिए, तब देश की प्रगति हो सकती है। डॉक्टर सिंह, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी, क्योंकि एक विजन दिखाई पड़ता है और गतिशक्ति मिशन के माध्यम से एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखाई पड़ती है कि आपको मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक तरीके से सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, आपको अगले 25-50 साल में किस प्रकार से विस्तार देना है, तमाम प्रकार के जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मीडियम से उनको ध्यान रखना है, कैसे हाईवे बनाना है उसका भी ध्यान रखना है। आपको लगता है कि ये एक बहुत व्यवहारिक सोच के साथ जमीन पे काम हो रहा है? इसका ना सिर्फ इकोनॉमिक फायदा तो है ही, बल्कि उसका एक सोशल एक बहुत बड़ा फायदा भी कम से कम उन इलाकों में दिखाई पड़ेगा, जैसे विदर्भ की ही बात की जाए तो वहां पर भी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म विजन जो प्रधानमंत्री जी दिखा रहे हैं, इस टाइम पे दुनिया में कोई नहीं दिखा रहा है। उसका एक उदाहरण तो कोविड के समय जिस तरीके की नीतियां आई, उसमें लोग तो उसी टाइम पैसा फेंक रहे थे और अब उसका दुख पा रहे हैं क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। पर हमारे एक ऐसा देश है, उस टाइम पे भी हमने बड़े सीमित तरीके से उस टाइम पे खर्चा किया, कुछ आगे वाले वर्षों में भी खर्चा किया। कोविड के टाइम में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देना बहुत दिल की बात होती है। एक किस्म का हमारा ही देश एक ऐसा है जो 25 साल आगे की बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं, हम लोग 100 साल भारत कैसा होगा वो भी प्रधानमंत्री जी आपको पता है पिछले 4-5 वर्षों से वही बात बार बार कह रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला कि इंडिया 2047 कैसा होना चाहिए, मैंने भी उसमें कुछ योगदान किया। तो प्रधानमंत्री जी ने आज जो ये दो बातें कही कि एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और दूसरा फ्यूचर रेडी होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जहां आपने अभी बात कही इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पर अगर एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए मोपा एयरपोर्ट का, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हाँ मैं एयर कनेक्टिविटी भी चाहता हूँ पर मैं ट्रेन कनेक्टिविटी भी चाहता हूँ, और उस टाइम पे वो कह रहे थे कि लोकल जो कई बार जैम या ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ट्रैफिक सिचुएशन बन जाती है, मैं वो भी सुलझाना चाहता हूँ, वीजा ऑन अराइवल भी देखना चाहता हूँ। तो कहने का भाव यह है कि जिस तरीके की प्रगति की बात की जा रही है, एक चीज को लेके 360 डिग्री पे उसका पूरा कवर करके फोकस करके, ताकि किसी भी कहीं अड़चन ना आए, रुकावट ना आए, तो कोई ये ना कह पाए कि हाँ सड़क तो बन गई पर आगे जाके ये चीज नहीं बनी, इतनी आधी की आधी अधूरी चीज रहेगी। तो जिस तरीके से विचार किया जा रहा है हर चीज को देश को अर्पण करने से पहले पूरा उसका विस्तार से परीक्षण करके उसका फिर पूरा समाधान निकाल कर फिर प्रस्तुत करना, उससे डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। एक अखीरी चीज जो इस चीज में मैं कहना जी डॉक्टर सिंह सर आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह भी हमारे साथ में गोवा से जुड़ गए क्योंकि प्रधानमंत्री का गोवा में भी कार्यक्रम था और हमने देखा किस प्रकार से आज ढांचागत विकास के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी फोकस दिखाई पड़ा। नितेंद्र,
कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम नागपुर में एम्स की बात करें या तमाम अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं की बात करें और उधर आयुर्वेद जैसी परंपरागत जो चिकित्सा प्रणाली है उसके विकास को लेकर बात की जाए, कितना बड़ा रोल अदा करती दिखाई पड़ेंगे ये तमाम प्रयास। देखिए अरेंद्र, आज जो अगर हम कहें कि हेल्थ सेक्टर में एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है उसका दिन है। अगर हम एम्स की बात करें और उसके अलावा जो 3 इंस्टीट्यूट यहाँ पे आयुर्वेद के, होम्योपैथी के और यूनानी के प्रधानमंत्री ने जो उद्घाटन किया उसका बड़ा महत्व है। अगर हम देखें कि जो हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया जो प्रधानमंत्री का सपना है, एक विजन है, उसको साकार करने में मददगार होगा। हील इन इंडिया का मतलब हुआ कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ की बेहतर फैसिलिटी है, उसकी जो अपनी जो आवश्यकता है देश के नागरिकों के इलाज की, साथ ही साथ जो दुनिया के बाकी देश के लोग अगर आते हैं मेडिकल टूरिज्म की जो बात करते हैं उसका भी वो समाधान यहाँ देता है। साथ ही साथ जब हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल होंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल्स हो या फिर जो और जो हमारे स्पेशलिस्ट होंगे, वो दुनिया के देशों में बाहर जाएंगे तो उनको एक तो जो रोजगार का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ वो बाकी दुनिया के देशों के लोगों का भी इलाज करेंगे। तो ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है अगले 50 साल के विजन को ध्यान में रख करके किया जा रहा है कि अगर भारत में हेल्थ प्रोफेशनल बढ़ेंगे, साथ ही साथ एक तरह से मेडिकल की सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जो हेल्थ की जितनी समस्याएं हैं उसके समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। अरिंद्र, बिल्कुल, तो विकसित भारत और स्वस्थ भारत के लिहाज से आज का दिन बहुत ऐतिहासिक। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। नितेंद्र, आपका गोवा से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद अब बात खेल के मैदान से। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब बारी सेमीफाइनल के मुकाबलों की है। अंतिम 4 की लाइनअप तय हो गई है। ब्राजील, नीदरलैंड्स, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमों का सफर समाप्त हो चुका है, तो वहीं पिछली बार की विजेता फ्रांस, उपविजेता क्रोएशिया, खिताब की दावेदार अर्जेंटीना और सभी को चौंकाते हुए मोरक्को ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फुटबॉल विश्व कप का सफर अब समाप्ति की ओर है। प्रतियोगिता की शीर्ष 4 टीमों का फैसला हो गया है। शनिवार को क्वार्टर फाइनल्स की समाप्ति के साथ ही सेमीफाइनल का लाइनअप तय हो गया। खिताब की प्रबल दावेदार ब्राजील, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें क्वार्टर फाइनल में हारकर विश्व कप से बाहर हो गयी। वहीं मोरक्को ने सभी को चौंकाते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाकर इतिहास रच दिया। मोरक्को पहला अफ्रीकी देश है जो विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। मोरक्को के अलावा पिछली बार की विजेता फ्रांस और उप विजेता क्रोएशिया और लायनल मेसी की अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में यूरोपीय दिग्गज क्रोएशिया के सामने होगी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की चुनौती। अर्जेंटीना को प्रतियोगिता की शुरुआत से ही खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था।
पहले मैच में सऊदी अरब के खिलाफ मिली हार ने मेसी एंड कंपनी के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। हालांकि इस हार से टीम जल्दी ही उबरने में सफल रही और इसके बाद सभी मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए अंतिम 4 में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका आक्रमण है। मेसी के नेतृत्व में टीम ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है। मेसी अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल कर चुके हैं। दूसरी तरफ बात अगर क्रोएशिया की करें तो टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 1 टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को हराने में सफलता पाई थी। क्रोएशियाई टीम का डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं मिडफील्ड में कप्तान और अनुभवी खिलाड़ी ल्यूका मॉड्रिच की उपस्थिति टीम को काफी खतरनाक बनाती है। दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में 2 मुकाबले हुए हैं। 2018 में हुए ग्रुप मैच में क्रोएशिया ने 3-0 से जीत हासिल की थी। वहीं 1998 में हुए मैच को अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता था। प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता फ्रांस का सामना सभी को चौंकाकर अंतिम 4 में पहुंचने वाले अफ्रीकी देश मोरक्को के साथ होगा। प्रतियोगिता में उतरने से पहले फ्रांस के कई प्रमुख खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए थे। ऐसे में उनकी दावेदारी को खेल प्रेमी कमजोर मान रहे थे। हालांकि टीम ने अपने प्रदर्शन से सबको झुठलाते हुए न केवल सेमीफाइनल तक का सफर तय किया, बल्कि उन्हें अब खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। ग्रुप दौर में फ्रांस ने 2 जीत दर्ज की और 1 मैच में उन्हें हार मिली। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को रोमांचक मैच में 2-1 से शिकस्त दी। इससे पहले फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड को 3-1 से हराया था। टीम के अनुभवी स्ट्राइकर ओलिवर जीरू और युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने अब तक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एम्बापे प्रतियोगिता में 5 गोल के साथ शीर्ष गोल स्कोरर बने हुए हैं। वहीं जीरू ने अब तक 4 गोल किए हैं। दूसरी तरफ बात अगर मोरक्को की करें तो टीम ने प्रतियोगिता में कई बड़ी टीमों को पटखनी देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वो विश्व कप के अंतिम 4 में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश है। टीम ने प्रतियोगिता में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्टार खिलाड़ियों से सजी पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दी। टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका डिफेंस है। बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी टीमें मोरक्को के खिलाफ प्रतियोगिता में एक भी गोल नहीं कर पाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने रविवार को पंजाब में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 AK-47 राइफल सहित हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजाब के अबोहर सेक्टर में जांच के दौरान बीएसएफ के कर्मियों ने 2 AK-47 राइफल और 4 मैगजीन के अलावा 2 पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किए। सीबीआई ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली शराब घोटाला मामले में हैदराबाद स्थित उनके आवास पर पूछताछ की। इस दौरान उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें 6 दिसंबर को इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने के लिए कहा था। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आदेश गुप्ता का पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को अगली व्यवस्था तक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चक्रवाती तूफान मंडूस के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट और रायल सीमा क्षेत्रों में रविवार को भी बारिश जारी रही। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से लगातार हुई भारी बारिश के कारण निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता 337 AQI दर्ज किए जाने के साथ बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के कई क्षेत्रों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक को खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के इस सफर में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।